नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी में अनाथ हो चुके बच्चों का खर्च उठाने के लिए छत्तीसगढ़ और दिल्ली की सरकार आगे आई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐलान किया है कि वह उन बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाएगी जिनके माता पिता की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा जिनके घर के कमाने वाले व्यक्ति की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसके लिए राज्य की महतारी दुलार योजना के तहत स्कॉलरशिप देने की बात कही। इसके अलावा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का पूरा ख्याल रखेगी। इसके अलावा उन बुजुर्गों का भी ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने घर के युवाओं को खो दिया है। यूपी से बेहद विचलित करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में 27 जिलों में 1140 किलोमीटर की दूरी में गंगा किनारे 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। ये शव गंगा किनारे कहीं पानी में तैरते हुए मिले तो कहीं रेत में दफनाए हुए। इतनी बड़ी संख्या में शवों के मिलने से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये शव गंगा नदी में क्यों बहाए जा रहे हैं। क्या कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के बाद उन्हें बहा दिया जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का सिलसिला जैसे तैसे दिल्ली लखनऊ में थमा तो अब गोवा में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोहराम मचा हुआ है और बीते 4 दिनों में 74 मरीजों की मौत ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 2 बजे से 6 बजे के बीच 13 मरीजों की मौत हुई। इन मौतों के पीछे कारण भी ऑक्सीजन स्तर का गिरना बताया गया। जबकि 11 मई की सुबह 26 लोगों की मौत हुई थी और 12 मई को 20 लोगों की। गुरुवार को 15 लोगों की मौत हुई थी। इन लोगों की मौत के पीछे भी यही कारण दिया गया था। बता दें, गोवा सिर्फ 16 लाख की आबादी वाला राज्य है, तब भी वहां की सरकार हालात को संभालने में फेल साबित हो रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में सामने आया है कि गुजरात सरकार बड़ी संख्या में मर रहे लोगों के आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 तक के डेथ सर्टिफिकेट के डेटा खंगालने पर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसमें पता चला है कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में ही 1,23,871 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या सिर्फ 4,218 ही बताई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत कैसे हो गई। कोरोना संकट में पीड़ित लोगों की मदद करने वाले लगातार मोदी सरकार के निशाने पर आ रहे हैं। पप्पू यादव और दिलीप पांडे के बाद आज इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई। आज उनसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। पूछताछ को लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि वे जानना चाहते थे कि हम लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। हमने उनके सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बता दें कि इन लोगों पर आरोप लगाया गया है कि ये जनता को अवैध रूप से दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। इसके साथ ही उन्होंने #I stand with IYC लिखा है, यानी मैं इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस कार्रवाई को लेकर कहा कि ऐसे घृणित बदले की कार्रवाई से ना हम डरेंगे, ना हमारा जज्बा टूटेगा, सेवा का संकल्प और दृढ़ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसान परिवारों को इस योजना की 8वीं किस्त जारी की। इसके तहत 19,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। पीएम मोदी ने इस दौरान देश भर के कई राज्यों के किसानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहयोग जारी करते हुए किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस में मर रहे लोगों को लेकर ये भी कहा कि हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने झेला है, अनेकों लोग जिस दर से गुजर रहे हैं वह भी उतना ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने दुश्मन अदृश्य है और बहरूपिया भी है। देश के प्रधान सेवक होने के नाते आपकी हर भावना का मैं सहभागी हूँ। रूस से आयातित कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खुराक 995.40 रुपए में मिलेगी। स्पुतनिक वैक्सीन से करार करने वाली भारतीय कंपनी ने शुक्रवार को ये घोषणा की। इसने कहा कि 948 रुपए इसकी कीमत होगी और इस पर 5% GST लगेगा। कंपनी ने यह भी कहा कि इसकी कीमत और कम हो सकती है जब इसे स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन भारत में शुरू होगा। इसके साथ ही शुक्रवार को ही स्पुतनिक वी की पहली वैक्सीन भारत के हैदराबाद में लगाई गई। कंपनी ने एक बयान में कहा कि पहली खुराक को अभियान शुरू करने के तौर पर लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला जेल में शुक्रवार को दो खतरनाक गैंगस्टरों की आपसी लड़ाई में 3 लोग मारे गए। जेल के भीतर खतरनाक असलहों से गोलियां चली और घंटों अपराधी खुलेआम घूम घूम कर प्रशासन को चुनौती देते रहे। गोलीबारी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश मुकामी काला और माफिया मुख्तार अंसारी का खास वाराणसी का मेराज अली मारा गया है, जबकि इन दोनों की हत्या करने वाले सीतापुर के हिस्ट्री शीटर अंशुल दीक्षित को जेल पुलिस ने मार गिराया। शामली जिले का रहने वाला मुकीम काला एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का मुख्य आरोपी था। शुरू से ही टीकाकरण पर जोर देने वाले अमेरिका ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि जो लोग पूरी तरह से कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, अब उनको खुले या बंद अधिकांश जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, वो बिना मास्क के रह सकते हैं। इस नए दिशा निर्देश की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ऑफिस में अन्य सांसदों के साथ अपना मास्क उतार दिया। देश के राज्य लगातार अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब केरल सरकार ने भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 23 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। इजरायल और फलस्तीन के बीच जारी हिंसक लड़ाई पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत सभी तरह की हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। इसके साथ ही त्रिमूर्ति ने इजरायल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक जताया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि तनाव में तत्काल कमी लाना समय की जरूरत है और दोनों पक्षों को यथास्थिति में बदलाव से बचना चाहिए। इजरायल और फलस्तीन के बीच हिंसक लड़ाई जारी है। इजरायल द्वारा लगातार तोपों से गोले और हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके कारण गाजा के लोग अपने बच्चों और सामान लेकर पड़ोस में भागने को मजबूर हो गए हैं। अभी तक इजरायली हमलों में 119 फलस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। उनमें 31 बच्चे हैं और 19 महिलाएं हैं। इसके अलावा कुल 830 लोग घायल भी हो चुके हैं। इसके अलावा इजरायल की तरफ भी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, हमास की ओर से 1800 से अधिक रॉकेट दागे जा चुके हैं, तो वहीं इजरायल की ओर से 600 एयर स्ट्राइक की गई हैं, जिनमें कम से कम 3 बहुमंजिला इमारतें भी ढह चुकी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के अंदर हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में मस्जिद के इमाम भी शामिल हैं। बता दें, मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्रित हुए थे। वहीं 3 दिनों के संघर्ष विराम की घोषणा पर राजी होने वाले तालिबान ने एक बयान में इस हमले की निंदा की है। अभी तक इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को 6.5 करोड़ यूरोपियन मुस्लिमों से अपील की कि वो इजराइल के फलस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर फलस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 57 मुस्लिम देशों के बीच सहमति बनाएंगे और इस मुद्दे पर बैठक भी बुलाएंगे। बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कॉल कर इस मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने की बात कही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।